हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल यूपीएससी विद रश्मि। यूपी पीएससी आरओ एआरओ के लिए आज हम इंडियन पॉलिटी के कुछ इम्पोर्टेंट क्वेश्चन डिस्कस करेंगे जो कि आने वाले एग्ज़ाम के लिए बहुत ज़्यादा लाभदायक होंगे। तो शुरू करते हैं आज का वीडियो। हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किससे या किन से भारत में अंग्रेजी शिक्षा की नींव पड़ी थी। यहाँ 3 कथन दिए गए हैं। कूट की सहायता से हमें बताना है कि इनमें से कौन सा ऑप्शन सही है। इनमें से किसके द्वारा भारत में अंग्रेजी शिक्षा की नींव पड़ी थी। सबसे पहला है 1813 का चार्टर एक्ट, तो ये बिल्कुल सही है। 1813 के चार्टर एक्ट के द्वारा भारत में अंग्रेजी शिक्षा की नींव पड़ी थी। क्यों? क्योंकि पहली बार 1813 के चार्टर एक्ट के द्वारा ही भारत में शिक्षा के लिए 1 लाख रुपए खर्च करने का प्रावधान किया गया था, तो ये हमारा सही है। दूसरा है जनरल कमेटी ऑफ पब्लिक इंस्ट्रक्शन 1823, तो ये भी बिल्कुल सही है। इसके द्वारा भी भारत में अंग्रेजी शिक्षा की नींव पड़ी थी। क्यों? क्योंकि 1813 के चार्टर एक्ट के द्वारा जो 1 लाख रुपए खर्च करने का प्रावधान किया गया था शिक्षा पर, उसके लिए 1823 में एक जनरल कमेटी ऑफ पब्लिक इंस्ट्रक्शन का गठन किया गया था, जिसमें कुल 10 यूरोपीय सदस्य शामिल थे और लॉर्ड मैकाले इसके अध्यक्ष थे। तो इसके द्वारा भी भारत में अंग्रेजी शिक्षा की नींव पड़ी थी। और तीसरा है प्राच्यविद और आंग्लविद विवाद, तो इसके द्वारा भी भारत में अंग्रेजी शिक्षा की नींव पड़ी थी, तो ये भी हमारा सही है। और भारत में जो प्राच्य शिक्षा के समर्थकों के नेता थे वो थे प्राच्य समर्थकों की शिक्षा के नेता थे एच.टी. प्रिंसिप, और आंग्ल शिक्षा के समर्थकों के नेता थे वो थे ट्रेविलियन। तो इसके द्वारा भी भारत में अंग्रेजी शिक्षा की नींव पड़ी थी। इसलिए इसका सही आंसर है 1, 2 और 3 तीनों सही हैं, यानी ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर है। इन सभी के द्वारा भारत में अंग्रेजी शिक्षा की नींव पड़ी थी। भारत में आंग्ल शिक्षा के समर्थकों के नेता थे ट्रेविलियन, जबकि प्राच्यवादी शिक्षा के समर्थकों के नेता थे एच.टी. प्रिंसिप। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 1919 के भारत शासन अधिनियम की निम्नलिखित में से कौन सी प्रमुख विशेषताएं हैं। यहाँ 1919 के अधिनियम से रिलेटेड कुछ विशेषताएं दी गई हैं। कूट की सहायता से हमें बताना है कि इनमें से कौन सा ऑप्शन सही है। कथन नंबर 1 है हमारा, प्रांतों की कार्यकारिणी सरकार में द्वैध शासन की व्यवस्था की गई, तो ये कथन बिल्कुल हमारा सही है। 1919 के भारत शासन अधिनियम के द्वारा प्रांतों की कार्यकारिणी सरकार में द्वैध शासन यानी डायरकी की व्यवस्था की गई थी। जो राज्य सरकार के विषय थे यानी जो प्रांतों को विषय दिए गए थे उन्हें 2 भागों में बांटा गया था, आरक्षित और हस्तांतरित, तो उसे कहा गया था द्वैध शासन। तो प्रांतों की कार्यकारिणी सरकार में द्वैध शासन की व्यवस्था की गई थी 1919 के भारत शासन अधिनियम के तहत, इसलिए बिल्कुल सही है। दूसरा है, मुसलमानों के लिए पृथक सांप्रदायिक निर्वाचक मंडलों की व्यवस्था की गई थी, तो ये हमारा कथन गलत है, क्योंकि मुसलमानों के लिए पृथक सांप्रदायिक निर्वाचक मंडल की व्यवस्था 1909 के भारत शासन अधिनियम के द्वारा की गई थी, ना कि 1919 के भारत शासन अधिनियम के द्वारा, इसलिए ये कथन हमारा गलत है। और तीसरा है, केंद्र द्वारा प्रांतों को विधायिनी शक्ति का हस्तांतरण, तो ये भी हमारा बिल्कुल सही है। 1919 के भारत शासन अधिनियम के द्वारा केंद्र के द्वारा प्रांतों को कुछ विधायी शक्ति का हस्तांतरण किया गया था, इसलिए ये कथन भी हमारा बिल्कुल सही है। इसलिए इसका सही आंसर है कथन नंबर 1 और 3 सही है, यानी ऑप्शन नंबर सी हमारा सही आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 1946 में निर्मित अंतरिम सरकार में कार्यपालिका परिषद के उपसभापति थे। ऑप्शन है ए जवाहरलाल नेहरू, ऑप्शन बी डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन, ऑप्शन सी चक्रवर्ती राजगोपालाचारी और ऑप्शन डी डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए पंडित जवाहरलाल नेहरू। 1946 में जो अंतरिम सरकार का गठन किया गया था उसमें कार्यपालिका परिषद का अध्यक्ष बना रहा था वायसराय, जबकि कार्यपालिका परिषद के उपसभापति या उपाध्यक्ष बनाया गया था पंडित जवाहरलाल नेहरू को। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए पंडित जवाहरलाल नेहरू। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संविधान सभा के द्वारा स्थापित मौलिक अधिकारों और अल्पसंख्यकों हेतु सलाहकार समिति के अध्यक्ष कौन थे। ऑप्शन है ए पंडित नेहरू, ऑप्शन बी सरदार पटेल, ऑप्शन सी बी.एन. राव और ऑप्शन डी अंबेडकर। इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी सरदार पटेल। संविधान सभा के द्वारा स्थापित मौलिक अधिकारों और अल्पसंख्यकों हेतु सलाहकार समिति का अध्यक्ष बनाया गया था सरदार वल्लभ भाई पटेल को, इसलिए इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी।
नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा एक युग्म सही सुमेलित नहीं है? एक तरफ है प्रावधान और दूसरी तरफ है स्रोत। हमने संविधान के कौन से प्रावधान को किस देश के स्रोत से लिया है, मतलब किस देश से प्रेरित होकर लिया है, वो हमें बताना है। इनमें से 3 सही सुमेलित हैं और एक गलत है, तो हमें गलत ही बताना है। ऑप्शन ए है हमारा मौलिक अधिकार। मौलिक अधिकारों के प्रावधानों को लिया गया है संयुक्त राज्य अमेरिका के संविधान से, तो ये बिल्कुल हमारा सही सुमेलित है। ऑप्शन बी है राज्य के नीति निर्देशक तत्व। राज्य के नीति निर्देशक तत्वों को लिया गया है आयरलैंड के संविधान से, तो ये भी बिल्कुल सही सुमेलित है। ऑप्शन सी है केंद्र की अवशिष्ट शक्तियाँ। केंद्र की अवशिष्ट शक्तियों का जो प्रावधान है उसे लिया गया है कनाडा के संविधान से और इसमें दिया है ऑस्ट्रेलिया, तो ये हमारा गलत सुमेलित है और हमें गलत ही बताना है। इसलिए हमारा सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी। एक सशक्त केंद्र के साथ संघीय व्यवस्था, वो लिया गया है कनाडा के संविधान से, और अवशिष्ट शक्तियाँ केंद्र में निहित होंगी, तो वो भी लिया गया है कनाडा के संविधान से। यानी केंद्र की अवशिष्ट शक्तियाँ कनाडा के संविधान से ली गई हैं, ना कि ऑस्ट्रेलिया के संविधान से। और ऑप्शन डी है आपातकालीन शक्तियाँ जर्मनी के वाइमर संविधान से लिया गया है, ये बिल्कुल सही सुमेलित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन एक सही सुमेलित नहीं है? इसमें भी हमें वही बताना है कि इनमें से कौन सा गलत सुमेलित है। ऑप्शन ए है हमारा नागरिकता। नागरिकता का प्रावधान किया गया है भारतीय संविधान के भाग 2 में, तो ये हमारा बिल्कुल सही सुमेलित है। ऑप्शन बी है हमारा मौलिक अधिकार। मौलिक अधिकारों का वर्णन किया गया है संविधान के भाग 3 में, तो ये भी हमारा सही सुमेलित है। ऑप्शन सी है मौलिक कर्तव्य। मौलिक कर्तव्य का वर्णन किया गया है संविधान के भाग 4A में, ना कि भाग 6A में, तो ये हमारा गलत है और हमें गलत ही बताना है। इसलिए इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी। मौलिक कर्तव्यों का वर्णन किया गया है संविधान के भाग 4A में। और ऑप्शन डी है हमारा राज्य सरकारों का वर्णन किया गया है संविधान के भाग 6 में, तो ये हमारा सही सुमेलित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सूची 1 को सूची 2 से मिलाना है। एक तरफ है संविधान के अनुच्छेद और दूसरी तरफ है उनसे संबंधित विषय। हमें बताना है कि किस अनुच्छेद में कौन सा विषय दिया गया है। ऑप्शन ए है, मतलब हमारा ए दिया हुआ है अनुच्छेद 124। अनुच्छेद 124 में संघीय न्यायपालिका का वर्णन है, तो ए का है हमारा 1। दूसरा है यानी बी है अनुच्छेद 5। अनुच्छेद 5 में नागरिकता का प्रावधान है, तो बी का है हमारा 2। सी है अनुच्छेद 352। अनुच्छेद 352 में आकस्मिक प्रावधान दिए गए हैं, तो सी का है हमारा 3। और डी है अनुच्छेद 245। अनुच्छेद 245 में विधायी शक्तियों का वितरण ये प्रावधान किया गया है, और डी का है हमारा 4। इसलिए हमारा सही आंसर है 1, 2, 3, 4, यानी ये बिल्कुल आमने सामने ही सुमेलित है। इसलिए इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, 1, 2, 3, 4। अनुच्छेद 124 में संघीय न्यायपालिका का वर्णन मिलता है। अनुच्छेद 5 में नागरिकता का प्रावधान, अनुच्छेद 352 में आकस्मिक प्रावधान और अनुच्छेद 245 में विधायी शक्तियों का वितरण, ये प्रावधान किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। यहाँ 3 कथन दिए गए हैं। कूट की सहायता से हमें बताना है कि इनमें से कौन से कथन सही हैं। कथन नंबर 1 है भारत के संविधान में 20 भाग हैं, तो ये कथन हमारा गलत है। भारत के संविधान में 22 भाग हैं, ना कि 20 भाग, तो इसलिए हमारा कथन गलत है। कथन नंबर 2 है भारत के संविधान में कुल 390 अनुच्छेद हैं, तो ये कथन भी हमारा गलत है। भारत के संविधान में कुल 395 अनुच्छेद हैं, ना कि 390, इसलिए ये कथन भी हमारा गलत है। कथन नंबर 3 है भारत के संविधान में 9वीं, 10वीं, 11वीं और 12वीं अनुसूचियों को संविधान संशोधन अधिनियम के द्वारा जोड़ा गया है, तो ये कथन हमारा बिल्कुल सही है। भारत के मूल संविधान में 8 अनुसूचियाँ थीं, बाद में 9वीं, 10वीं, 11वीं और 12वीं अनुसूचियों को संविधान संशोधन के द्वारा संविधान में शामिल किया गया है। इसलिए हमारा कथन नंबर 3 सही है, जबकि 1 और 2 कथन हमारा गलत है। इसलिए इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर सी, केवल 3 सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है भारत के संविधान की किस अनुसूची में विभिन्न राज्यों में अनुसूचित क्षेत्रों के प्रशासन और नियंत्रण के लिए विशेष उपबंध है। ऑप्शन है ए 3री, ऑप्शन बी 5वीं, ऑप्शन सी 7वीं और ऑप्शन डी 9वीं। इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी 5वीं। संविधान की 5वीं अनुसूची में
विभिन्न राज्यों में अनुसूचित क्षेत्रों के प्रशासन और नियंत्रण के लिए विशेष प्रावधान किए गए हैं, इसलिए इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित शब्दों में से कौन सा शब्द सन 1975 में भारतीय संविधान की प्रस्तावना में सम्मिलित नहीं था? ऑप्शन है ए बंधुत्व, ऑप्शन बी संप्रभुता, ऑप्शन सी समानता और ऑप्शन डी अखंडता। इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी अखंडता। अखंडता शब्द सन 1975 में भारतीय संविधान की प्रस्तावना में सम्मिलित नहीं था, क्योंकि अखंडता शब्द को 42वें संविधान संशोधन अधिनियम 1976 के द्वारा प्रस्तावना में शामिल किया गया था, इसलिए इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संसदात्मक शासन व्यवस्था में ऑप्शन है ए न्यायपालिका का कार्यपालिका पर नियंत्रण होता है, ऑप्शन बी कार्यपालिका का न्यायपालिका पर नियंत्रण होता है, ऑप्शन सी कार्यपालिका का विधायिका पर नियंत्रण होता है और ऑप्शन डी विधायिका का कार्यपालिका पर नियंत्रण होता है। इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी, विधायिका का कार्यपालिका पर नियंत्रण होता है। जो संसदात्मक शासन व्यवस्था होती है उसमें विधायिका का कार्यपालिका पर नियंत्रण होता है, क्योंकि कार्यपालिका के सदस्य विधायिका में से ही चुने जाते हैं और अपने प्रत्येक कार्य के लिए विधायिका यानी लोकसभा के प्रति उत्तरदायी होते हैं, इसलिए इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय राष्ट्रीय ध्वज के प्रारूप को किस दिन स्वीकार किया गया था? ऑप्शन है ए जून 10, 1947, ऑप्शन बी जुलाई 22, 1947, ऑप्शन सी अगस्त 15, 1947 और ऑप्शन डी जनवरी 26, 1947। इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर बी 22 जुलाई 1947। भारतीय राष्ट्रीय ध्वज के वर्तमान प्रारूप को संविधान सभा के द्वारा 22 जुलाई 1947 को स्वीकार किया गया था, इसलिए इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कथन और कारण दिया गया है, कूट की सहायता से हमें बताना है कि इनमें से कौन सा ऑप्शन सही है। कथन है हमारा भारत संघ नहीं है, तो कथन हमारा गलत है, क्योंकि संविधान के आर्टिकल 1 के अनुसार भारत राज्यों का एक संघ है, तो ये कथन हमारा गलत है। इसमें कहा गया है कि भारत संघ नहीं है जबकि भारत संघ है। और कारण है हमारा किसी भी राज्य का क्षेत्र, सीमा, नाम उसकी सहमति के बिना भी परिवर्तित करने की शक्ति संघीय संसद को प्राप्त है, तो कारण हमारा बिल्कुल सही है। किसी भी राज्य के क्षेत्र, उसकी सीमा या उसके नाम में परिवर्तन करने की शक्ति बिना उसकी सहमति के वो संसद को दी गई है, इसलिए यह हमारा कारण सही है और कथन गलत है, तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, ए गलत है, आर सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में नागरिकता की निम्नलिखित विशेषताओं में से कौन सी सही है? ऑप्शन है ए राज्य तथा राष्ट्र की दोहरी नागरिकता, ऑप्शन बी राज्य की एकल नागरिकता, ऑप्शन सी संपूर्ण भारत की एकल नागरिकता और ऑप्शन डी भारत और अन्य देश की दोहरी नागरिकता। इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी, संपूर्ण भारत की एकल नागरिकता। भारत में जो नागरिकता का प्रावधान है ब्रिटेन के समान भारत में इकहरी नागरिकता का प्रावधान है, इसलिए इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी, संपूर्ण भारत की एकल नागरिकता का प्रावधान भारतीय नागरिकता की विशेषता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में मौलिक अधिकारों के संबंध में निम्नलिखित वक्तव्यों पर विचार कीजिए। यहाँ मौलिक अधिकारों से संबंधित कुछ कथन दिए गए हैं, कूट की सहायता से हमें बताना है कि इनमें से कौन सा कथन सही है। कथन नंबर 1 है, ये राज्य कृत्य के विरुद्ध एक गारंटी है, तो ये कथन हमारा बिल्कुल सही है। मौलिक अधिकार भारत में राज्य कृत्य के विरुद्ध यानी राज्य के कार्यों के विरुद्ध नागरिकों के लिए एक गारंटी है, तो ये हमारा बिल्कुल सही है। कथन नंबर 2 है, ये संविधान के भाग 3 में सूचीबद्ध है, तो ये भी हमारा कथन सही है। मौलिक अधिकारों का वर्णन भारतीय संविधान के भाग 3 में किया गया है। कथन नंबर 3 है, सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय सुनिश्चित करते हैं, तो ये कथन भी हमारा बिल्कुल सही है। मौलिक अधिकार, सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय नागरिकों को सुनिश्चित कराते हैं, इसलिए ये कथन भी सही है। और कथन नंबर 4 है, यह संयुक्त राज्य अमेरिका में अधिकारों के बिल की भांति नहीं है, तो ये कथन हमारा गलत है। भारत में जो मौलिक अधिकार हैं वो संयुक्त राज्य अमेरिका में अधिकारों के बिल की भांति ही हैं, यानी ये कथन हमारा गलत है, क्योंकि अमेरिका के जो अधिकार बिल हैं वैसे ही हमारे यहाँ मौलिक अधिकार हैं, इसलिए ये होना चाहिए था कि अमेरिका में अधिकारों के बिल की भांति भारत में मौलिक अधिकार हैं।
इसलिए ये कथन हमारा गलत है। हमारा सही आंसर होगा 1, 2 और 3 कथन सही है, यानी ऑप्शन नंबर सी हमारा सही आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत के संविधान में शोषण के विरुद्ध अधिकार द्वारा निम्नलिखित में से कौन परिकल्पित है? यानी शोषण के विरुद्ध अधिकार का वर्णन भारतीय संविधान के किन अनुच्छेदों में किया गया है और इनमें से क्या वर्णित है? कथन नंबर 1 है मानव देह का व्यापार और बंधुआ मजदूरी यानी बेगारी का निषेध, तो ये शोषण के विरुद्ध अधिकार में आता है, इसलिए ये हमारा बिल्कुल सही है। इसका वर्णन किया गया है संविधान के आर्टिकल 23 में। जो शोषण का विरुद्ध अधिकार है उसे भारतीय संविधान के 2 आर्टिकल के द्वारा दिया गया है, आर्टिकल 23 और आर्टिकल 24 के द्वारा। तो मानव देह का व्यापार और बंधुआ मजदूरी यानी बेगारी का निषेध, इसका वर्णन किया गया है भारतीय संविधान के आर्टिकल 23 में, तो ये शोषण के विरुद्ध अधिकार में सम्मिलित है, इसलिए कथन हमारा सही है। कथन नंबर 2 है अस्पृश्यता का उन्मूलन, इसका वर्णन किया गया है संविधान के आर्टिकल 17 में। अस्पृश्यता का उन्मूलन यह समानता के अधिकार के अंतर्गत आता है, ना कि शोषण के विरुद्ध अधिकार के अंतर्गत, इसलिए ये कथन हमारा गलत है। तीसरा है हमारा अल्पसंख्यकों के हितों की सुरक्षा, तो इसका वर्णन किया गया है आर्टिकल 29 में। यह भी कथन हमारा गलत है क्योंकि शोषण के विरुद्ध के अधिकार के अंतर्गत नहीं आता है। और कथन नंबर 4 है हमारा कारखानों और खदानों में बच्चों के नियोजन का निषेध, ये कथन हमारा सही है। इसका वर्णन किया गया है संविधान के आर्टिकल 24 में। कारखानों और खदानों में बच्चों के नियोजन को निषेध किया गया है आर्टिकल 24 के तहत, तो ये भी शोषण के विरुद्ध अधिकार के अंतर्गत आता है, यानी शोषण के विरुद्ध अधिकार का वर्णन किया गया है आर्टिकल 23 और आर्टिकल 24 में, इसलिए हमारा सही आंसर होगा 1 और 4 कथन सही है, यानी ऑप्शन नंबर सी हमारा सही आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांतों को भारतीय संविधान में शामिल किए जाने का उद्देश्य है, यानी नीति निर्देशक सिद्धांतों को किन उद्देश्यों को पूरा करने के लिए या किन उद्देश्यों के साथ भारतीय संविधान में शामिल किया गया है। ऑप्शन है ए राजनीतिक प्रजातंत्र को स्थापित करना, ऑप्शन बी सामाजिक प्रजातंत्र को स्थापित करना, ऑप्शन सी गांधीवादी प्रजातंत्र को स्थापित करना और ऑप्शन डी सामाजिक और आर्थिक प्रजातंत्र को स्थापित करना। इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी सामाजिक और आर्थिक प्रजातंत्र को स्थापित करना। राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांतों का जो उद्देश्य है वो है देश में सामाजिक और आर्थिक प्रजातंत्र को स्थापित करना। नीति निर्देशक तत्वों का वर्णन किया गया है संविधान के भाग 4 में आर्टिकल 36 से लेकर 51 तक। नेक्स्ट क्वेश्चन है संविधान के किस अनुच्छेद के द्वारा उद्योगों के प्रबंधन में कर्मकारों की भागीदारी का प्रावधान किया गया है। ऑप्शन है ए अनुच्छेद 43, ऑप्शन बी अनुच्छेद 43A, ऑप्शन सी अनुच्छेद 45 और ऑप्शन डी अनुच्छेद 47। इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी अनुच्छेद 43A, यानी आर्टिकल 43A के द्वारा उद्योगों के प्रबंधन में कार्मिकों की भागीदारी का प्रावधान किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है एक नागरिक के मूल कर्तव्यों में निम्न में से कौन सा कर्तव्य सम्मिलित नहीं है। यह नागरिकों के जो हमारे 11 मूल कर्तव्य हैं उनमें से कुछ मूल कर्तव्य दिए गए हैं, हमें बताना है कि इनमें से कौन सा नागरिक का मूल कर्तव्य नहीं है। ऑप्शन है ए हमारा प्राकृतिक पर्यावरण की रक्षा और उसका संवर्धन, ये नागरिक का मूल कर्तव्य है, इसलिए यह हमारा सही है। ऑप्शन बी है स्वतंत्रता के लिए हमारे राष्ट्रीय आंदोलन को प्रेरित करने वाले उच्च आदर्शों को संजोए रखें और उनका पालन करें, यह भी हमारा मूल कर्तव्य है, इसलिए यह भी ऑप्शन हमारा सही है। ऑप्शन सी है अस्पृश्यता मिटाने की ओर प्रयास करें, तो इसका वर्णन किया गया है आर्टिकल 17 में। ये हमारे मौलिक अधिकारों के अंतर्गत आता है, ना कि मूल कर्तव्यों के अंतर्गत, इसलिए ये कथन हमारा गलत है और हमें गलत ही बताना है, इसलिए इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी। यह नागरिकों का मूल कर्तव्य नहीं है बल्कि ये मूल अधिकार है। और ऑप्शन डी है वैज्ञानिक दृष्टिकोण, मानववाद और ज्ञानार्जन तथा सुधार की भावना का विकास करें, तो ये भी हमारा मूल कर्तव्य है, इसलिए ये ऑप्शन भी हमारा सही है। अब बात करते हैं मूल कर्तव्यों की, तो मूल कर्तव्यों को संविधान में जोड़ा गया था 42वें संविधान संशोधन अधिनियम 1976 के द्वारा सरदार स्वर्ण सिंह समिति की सिफारिशों के आधार पर, और वर्तमान में कुल 11 मूल कर्तव्य हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है वह राष्ट्र का प्रतिनिधित्व करता है परंतु राष्ट्र का नेतृत्व नहीं करता है, यह उक्ति निम्न में से किस पर लागू होती है। ऑप्शन है ए लोकसभा का अध्यक्ष, ऑप्शन बी राष्ट्रपति, ऑप्शन सी प्रधानमंत्री और ऑप्शन डी भारत का मुख्य न्यायाधीश। इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी राष्ट्रपति, क्योंकि राष्ट्रपति राष्ट्र का प्रतिनिधित्व करता है लेकिन राष्ट्र का नेतृत्व नहीं करता है, इसलिए इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी।
नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, कथन और कारण दिया गया है। कूट की सहायता से हमें बताना है कि इनमें से कौन सा ऑप्शन सही है। कथन है हमारा, कोई व्यक्ति उपराष्ट्रपति निर्वाचित होने का पात्र तभी होगा जब वह राज्यसभा का सदस्य होने के लिए अर्हित है, यानी राज्यसभा का सदस्य होने के लिए योग्य है। तो कथन हमारा बिल्कुल सही है। कोई भी व्यक्ति उपराष्ट्रपति निर्वाचित होने का पात्र तभी होगा जब वो राज्यसभा का सदस्य होने के लिए योग्य हो, क्योंकि उपराष्ट्रपति के लिए जो योग्यताओं का वर्णन किया गया है उसमें कहा गया है कि वो भारत का नागरिक हो, 35 वर्ष की आयु पूरी कर चुका हो और राज्यसभा का सदस्य निर्वाचित होने की योग्यता रखता हो। कारण है हमारा, क्योंकि उपराष्ट्रपति राज्यसभा का पदेन सभापति होता है। कारण भी हमारा बिल्कुल सही है। आर्टिकल 64 के तहत उपराष्ट्रपति राज्यसभा का पदेन सभापति होता है, इसलिए कोई भी व्यक्ति उपराष्ट्रपति निर्वाचित होने का पात्र तभी होगा जब वह राज्यसभा का सदस्य नियुक्त होने के लिए योग्य हो। इसलिए इसका सही आंसर होगा, कथन और कारण दोनों सही हैं और कारण कथन की व्याख्या भी कर रहा है, यानी ऑप्शन नंबर ए हमारा सही आंसर है। दोनों ए और आर सत्य हैं और आर एक मान्य स्पष्टीकरण है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए और कूट की सहायता से हमें बताना है कि इनमें से कौन से कथन सही हैं। कथन नंबर 1 है, संघ की कार्यपालिका शक्ति प्रधानमंत्री में निहित है। तो ये कथन हमारा बिल्कुल गलत है, क्योंकि संघ की कार्यपालिका शक्ति राष्ट्रपति में निहित है, ना कि प्रधानमंत्री में। दूसरा कथन है, प्रधानमंत्री की नियुक्ति राष्ट्रपति के द्वारा की जाती है। तो ये कथन बिल्कुल हमारा सही है। प्रधानमंत्री की नियुक्ति राष्ट्रपति के द्वारा की जाती है और अन्य मंत्रियों की नियुक्ति राष्ट्रपति प्रधानमंत्री की सलाह पर करते हैं। कथन नंबर 3 है, प्रधानमंत्री मंत्रिपरिषद के प्रधान होते हैं। तो ये कथन भी हमारा बिल्कुल सही है। मंत्रिपरिषद का प्रधान प्रधानमंत्री होता है। और कथन नंबर 4 है, यह आवश्यक नहीं है कि नियुक्ति के समय प्रधानमंत्री संसद के किसी सदन का सदस्य हो। तो ये कथन भी बिल्कुल हमारा सही है। प्रधानमंत्री नियुक्त होने के लिए उसे संसद के किसी सदन का सदस्य होना उस समय पर आवश्यक नहीं है, लेकिन 6 महीने के अंदर संसद के किसी भी सदन का सदस्य होना आवश्यक है। इसलिए इसका सही आंसर होगा 2, 3 और 4 कथन सही हैं, यानी ऑप्शन नंबर सी हमारा सही आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत के महान्यायवादी यानी अटॉर्नी जनरल के विषय में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। कूट की सहायता से बताना है हमें कि इनमें से महान्यायवादी के बारे में कौन सा कथन सही है। कथन नंबर 1 है, वह भारत के राष्ट्रपति के द्वारा नियुक्त किया जाता है। तो ये बिल्कुल हमारा सही कथन है। भारत के महान्यायवादी की नियुक्ति भारत के राष्ट्रपति के द्वारा की जाती है। ऑप्शन 2 है, यानी कथन नंबर 2 है हमारा, उसमें वही योग्यताएं होनी चाहिए जो कि सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश में होती हैं। तो ये कथन भी बिल्कुल हमारा सही है। महान्यायवादी में वही योग्यताएं होनी चाहिए जो कि सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश में होती हैं। कथन नंबर 3 है, उसे संसद के किसी भी एक सदन का सदस्य होना चाहिए। तो ये कथन हमारा गलत है। महान्यायवादी को संसद के किसी एक सदन का सदस्य होना नहीं जरूरी नहीं है, यानी वो संसद का सदस्य नहीं होता है। और कथन नंबर 4 है, संसद द्वारा महाभियोग लगाकर उसे हटाया जा सकता है। तो ये कथन भी हमारा गलत है। महान्यायवादी राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत अपना पद धारण करता है, उसे संसद महाभियोग के द्वारा नहीं हटा सकती है। इसलिए ये कथन भी हमारा गलत है। इसका सही आंसर होगा कथन 1 और 2 सही है, यानी ऑप्शन नंबर ए हमारा सही आंसर है। और महान्यायवादी का वर्णन मिलता है हमें भारत के संविधान के आर्टिकल 76 में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत सरकार में सबसे ऊंचे पद का सिविलियन अधिकारी कौन है। ऑप्शन है ए, गृह सचिव। ऑप्शन बी, रक्षा सचिव। ऑप्शन सी, मंत्रिमंडल सचिव। और ऑप्शन डी, दिल्ली का उपराज्यपाल। इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी, मंत्रिमंडल सचिव। भारत सरकार में सबसे ऊंचे पद का जो सिविलियन अधिकारी होता है वो होता है मंत्रिमंडल सचिव। ये मंत्रिमंडल सचिवालय का प्रमुख होता है, जो कि देश का वरिष्ठतम लोक सेवक होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लोकसभा के लिए निर्वाचन के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है। हमें गलत कथन बताना है। ऑप्शन ए है हमारा, निर्वाचन वयस्क मताधिकार के आधार पर होता है। तो ये कथन हमारा बिल्कुल सही है, यानी ये ऑप्शन हमारा सही है। लोकसभा के लिए जो निर्वाचन होता है वो वयस्क मताधिकार के आधार पर होता है। ऑप्शन बी है हमारा, निर्वाचनों का संचालन निर्वाचन आयोग करता है। तो ये ऑप्शन भी हमारा बिल्कुल सही है। लोकसभा के लिए जो भी निर्वाचन होते हैं उनका संचालन निर्वाचन आयोग के द्वारा किया जाता है। ऑप्शन सी है हमारा, निर्वाचनों के लिए मतदाताओं की सूची को राष्ट्रपति के निर्देशन और नियंत्रण में तैयार किया जाता है। तो ये कथन यानी ये ऑप्शन हमारा गलत है
और हमें गलत ही बताना है, इसलिए इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी। क्योंकि निर्वाचनों के लिए मतदाताओं की सूची को निर्वाचन आयोग के निर्देशन और नियंत्रण में तैयार किया जाता है, ना कि राष्ट्रपति के निर्देशन में। और ऑप्शन डी है हमारा, निर्वाचन आयोग के अनुरोध पर राष्ट्रपति निर्वाचन आयोग को उसके कार्यों के निर्वहन के लिए आवश्यक कर्मचारी उपलब्ध कराते हैं। तो ये ऑप्शन भी हमारा बिल्कुल सही है, इसलिए इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, जो कि गलत है। ये था हमारा आज का वीडियो, जिसमें हमने इंडियन पॉलिटी से रिलेटेड क्वेश्चन डिस्कस किए हैं। अच्छे से पढ़िए, रिवाइज करिए। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बेस्ट ऑफ लक।